आज इस वीडियो में मैं म्यूचुअल फंड्स की एक ऐसी कैटेगरी के बारे में बात करूंगी जो मार्केट के गिरने पर आपको लॉस से बचाएगी और बढ़ने पर प्रॉफिट भी कमा के देगी। मैं बात कर रही हूँ बैलेंस्ड एडवांटेज म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिन्हें लोग आम भाषा में ऑल वेदर फंड्स भी बोलते हैं। आज इस वीडियो में मैं मार्केट में अवेलेबल टोटल 36 बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स का इन सभी फैक्टर्स के बेसिस पर कंपैरिजन करूंगी और इनमें से एक बेस्ट फंड सिलेक्ट करूंगी। अब एक बार पहले ब्रीफ में ये समझ लेते हैं कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स क्या होते हैं। बस 1 मिनट लगेगी और फिर हम सभी फंड्स का एनालिसिस शुरू करेंगे। देखो, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में आते हैं, जो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट मिक्स इक्विटी और डेट के बीच में शिफ्ट करते रहते हैं, ताकि कम रिस्क में एक स्टेबल रिटर्न्स आपको मिल सके। जब मार्केट महंगी होती है तो फंड मैनेजर इक्विटी कम करके डेट में बढ़ा देते हैं, और जब मार्केट सस्ती होती है तो इक्विटी एक्सपोजर इंक्रीज कर देते हैं। इन फंड्स को डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स भी बोलते हैं। अब शुरू करते हैं अपने सभी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स का एनालिसिस। ये है टोटल 36 बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स की लिस्ट। अब सबसे पहले इन फंड्स में से मैं उन फंड्स को फिल्टर आउट करूंगी जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, क्योंकि कंपैरिजन के लिए इन फंड्स का सफिशिएंट डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर मैं अपनी इस लिस्ट में देखूं तो टोटल 9 फंड्स ऐसे हैं जो नए हैं। इन सभी फंड्स को मैं यहाँ पर रेड मार्क कर रही हूँ और अपनी इस लिस्ट से रिमूव कर रही हूँ। अब मेरे पास आगे के एनालिसिस के लिए बच गए हैं ये टोटल 27 फंड्स। अब आगे मैं उन फंड्स को इस लिस्ट से रिमूव करूंगी जिनका AUM 1000 करोड़ से कम है, क्योंकि इन फंड्स में आगे चलकर लिक्विडिटी इश्यूज आ सकते हैं। मेरी इस लिस्ट में टोटल 7 फंड्स ऐसे हैं, तो इन सभी फंड्स को मैं यहाँ पर रेड मार्क कर रही हूँ और अपनी इस लिस्ट से रिमूव कर रही हूँ। अब मेरे पास बच गए ये टोटल 20 फंड्स। अब आगे मैं इन बचे हुए 20 बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स के रिटर्न्स को इनकी कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स के साथ कंपेयर करूंगी। मैं इनकी परफॉर्मेंस को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टाइम फ्रेम्स में एनालाइज करूंगी, ताकि ये समझ आए कि कौन से फंड्स ने कंसिस्टेंटली हर एक टाइम फ्रेम में अपनी कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स को बीट किया है। पहले शॉर्ट टर्म रिटर्न्स देखते हैं। यहाँ पर मैंने सभी फंड्स के लास्ट 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 1 ईयर के ट्रेलिंग रिटर्न्स लिए हैं। अब यहाँ अगर मैं देखूं तो सिर्फ 3 फंड्स ही ऐसे हैं जो हर टाइम फ्रेम में अपनी कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स को बीट कर रहे हैं। ICICI प्रूडेंशियल, यूनियन और HDFC फंड। इन तीनों को मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। अब इन सभी फंड्स की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखते हैं। इसके लिए मैंने इन सभी फंड्स के लास्ट 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 years एंड सिंस लॉन्च ट्रेलिंग रिटर्न्स लिए हैं। अब अगर हम इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पर 4 फंड्स ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म में हर एक टाइम फ्रेम में अपनी कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स को कंसिस्टेंटली बीट कर रहे हैं। ICICI प्रूडेंशियल फंड, निप्पॉन इंडिया, HDFC और एडेल्विस। तो इन चारों फंड्स को भी मैं यहाँ पर अभी के लिए ग्रीन मार्क कर रही हूँ। अब अगर मैं ओवरऑल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों रिटर्न्स के बेसिस पर इन फंड्स को देखूं तो 2 फंड्स क्लियरली स्टैंड आउट कर रहे हैं, ICICI प्रूडेंशियल फंड और HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। इन दोनों ने हर टाइम फ्रेम में, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई है। इसलिए इन दोनों फंड्स को मैं आगे के डिटेल्ड एनालिसिस के लिए सिलेक्ट कर रही हूँ। अब इन दोनों के अलावा कुछ फंड्स और हैं जिनके रिटर्न्स बढ़िया रहे हैं, लेकिन बस किसी एक टाइम फ्रेम में उनके रिटर्न्स कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से थोड़े से कम रहे हैं। जैसे कि निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, जो सिर्फ लास्ट 1 मंथ के टाइम फ्रेम में कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाया। कैटेगरी एवरेज था 0.6% और निप्पॉन इंडिया के रिटर्न्स थे 0.52%। मतलब डिफरेंस बहुत ही कम है। इसलिए मैं इस फंड को भी आगे के एनालिसिस के लिए शॉर्टलिस्ट कर रही हूँ। इसी तरह एडेल्विस फंड भी सिर्फ लास्ट 1 ईयर के टाइम फ्रेम में कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से थोड़ा सा पीछे है। रिटर्न्स में डिफरेंस 1% से भी कम है। इसलिए इस फंड को भी मैं आगे के एनालिसिस के लिए शॉर्टलिस्ट कर रही हूँ। तो ओवरऑल अब मेरे पास ये 4 फंड्स निकल कर आए हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट हर एक टाइम फ्रेम में अपनी कैटेगरी से अच्छा परफॉर्म किया है। निप्पॉन इंडिया, ICICI, HDFC और एडेल्विस फंड। अब आगे मैं इस वीडियो में इन चारों फंड्स का बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस करूंगी डिफरेंट रिटर्न्स एंड रिस्क फैक्टर्स के बेसिस पर, और इनमें से एक बेस्ट फंड सिलेक्ट करूंगी। तो चलो शुरू करते हैं इन फंड्स के रिटर्न्स एनालिसिस से। सबसे पहले ट्रेलिंग रिटर्न्स देखते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो सिर्फ लास्ट 1 मंथ का छोड़कर बाकी सब टाइम पीरियड्स में ICICI प्रूडेंशियल फंड के रिटर्न्स सबसे ज्यादा हैं। ऐसे ही लॉन्ग टर्म ट्रेलिंग रिटर्न्स अगर देखें तो यहाँ पर हर बार HDFC ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। इसके बाद बाकी तीनों के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में ऑलमोस्ट सिमिलर से ही है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। तो ट्रेलिंग रिटर्न्स में तो ऑल ओवर ICICI और HDFC यही दोनों फंड्स स्टैंड आउट कर रहे हैं। अब आगे मैं इन चारों फंड्स के लास्ट 10 इयर्स के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स का कंपैरिजन करूंगी, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है कि किस फंड ने सिर्फ एक पर्टिकुलर पीरियड में नहीं बल्कि हर मार्केट साइकिल में कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है।
पहले अगर बात करें हाईएस्ट रिटर्न्स की, तो यहाँ सबसे आगे एचडीएफसी फंड है, जिसने 10 सालों में से 6 बार सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, 2016, 2017, 2021, 2022, 2023 और 2024 में। इसके बाद आता है आईसीआईसीआई फंड, जिसने 3 बार सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स दिए हैं, और फिर एक बार यानी कि साल 2020 में एडलविस के रिटर्न्स सबसे ज्यादा हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि एचडीएफसी फंड का नेचर थोड़ा एग्रेसिव है, जबकि आईसीआईसीआई और एडलविस ये दोनों थोड़े स्टेबल फंड्स हैं। रही बात निप्पॉन इंडिया की, तो वो इन चारों में सबसे पीछे है। अब एक बार इन चारों फंड्स की रिटर्न्स कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, जो हमें रोलिंग रिटर्न्स से पता लगती है। इसके लिए मैंने इन सभी फंड्स के लास्ट 13 इयर्स के रिटर्न्स को 3 इयर्स के साइकिल में डेली बेसिस पर रोल किया है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी इन्वेस्टर ने पिछले 13 साल में किसी भी रैंडम दिन इन्वेस्ट किया होता और 3 साल तक इन्वेस्टेड रहता, तो उसे कितने रिटर्न्स मिलते। सबसे पहले अगर एवरेज रिटर्न्स देखें तो एचडीएफसी के सबसे ज्यादा हैं, 16.17%। बाकी तीनों फंड्स के एवरेज रिटर्न्स कंपैरेटिवली कम हैं, 12% के आसपास ही हैं। फिर उसके बाद मैक्सिमम रिटर्न्स भी एचडीएफसी के ही सबसे ज्यादा हैं। बुल मार्केट में इस फंड के मैक्सिमम रिटर्न्स 33.77% तक गए हैं, लेकिन मिनिमम रिटर्न्स अगर देखें तो यहाँ पर एडलविस फंड थोड़ा ज्यादा सही लग रहा है। बियर मार्केट में ये फंड इन चारों में सबसे कम गिरा है, जबकि एचडीएफसी सबसे ज्यादा गिरा है। इसके मिनिमम रिटर्न्स -3.7% तक गए हैं। तो बेसिकली एचडीएफसी फंड यहाँ पर थोड़ा रिस्की लग रहा है। बुल मार्केट में जितने अच्छे रिटर्न्स देता है, उतना ही ज्यादा फिर ये फंड बियर मार्केट में गिरता भी है। देन नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिटर्न्स का डेटा अगर देखें तो यहाँ एचडीएफसी को छोड़कर बाकी सभी फंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स पॉजिटिव रिटर्न्स ही दे रहे हैं, जबकि एचडीएफसी में 2.16% ऑफ द टाइम्स आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं। अब एक बार रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा और देख लेते हैं। यहाँ पर एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने सबसे ज्यादा एग्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाई है। अराउंड 53% ऑफ द टाइम्स इसके रिटर्न्स 15% से ऊपर रहे हैं। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इन चारों में सबसे कंसिस्टेंट लग रहा है। अराउंड 66% ऑफ द टाइम्स इसके रिटर्न्स 10 से 15% की रेंज में रहे हैं, जो इस फंड की स्टेबल परफॉर्मेंस को दिखाता है। अब अगर मैं रोलिंग रिटर्न्स के इस एनालिसिस को सम अप करूं तो एचडीएफसी फंड थोड़ा एग्रेसिव लग रहा है, जबकि बाकी तीनों कंपैरेटिवली बैलेंस्ड और स्टेबल नजर आ रहे हैं। अब थोड़ा और क्लैरिटी के लिए इन चारों फंड्स के अप मार्केट एंड डाउन मार्केट कैप्चर रेशियोज का डेटा देखते हैं। अप मार्केट कैप्चर रेशियो से हमें पता लगता है कि बुल फेज में फंड मार्केट के कंपैरिजन में कितना ज्यादा चढ़ता है। तो यहाँ पर अगर हम डेटा देखें तो एचडीएफसी का अप मार्केट कैप्चर रेशियो सबसे ज्यादा है, 160। इसका मतलब है कि बुल फेज में ये फंड मार्केट के कंपैरिजन में 60% और ऊपर जाता है। ऐसे ही डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो हमें बताता है कि बियर फेज में फंड मार्केट के कंपैरिजन में कितना ज्यादा गिरता है। यहाँ पर डेटा अगर देखें तो एचडीएफसी का डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो सबसे ज्यादा है, 155, यानी कि ये फंड मार्केट के कंपैरिजन में 55% ज्यादा गिरता है। सबसे कम डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो है आईसीआईसीआई का, 77, यानी कि जहां मार्केट 100% से गिरती है, वहीं ये फंड 77% से गिरता है। ऑल ओवर 23% कम गिरता है ये फंड। यही चीज अभी हमने लास्ट पॉइंट में रोलिंग रिटर्न्स के एनालिसिस में भी नोटिस की थी, जहां पर एचडीएफसी फंड की परफॉर्मेंस थोड़ी एग्रेसिव थी, जबकि बाकी जो फंड्स हैं वो कंपैरेटिवली कंसिस्टेंट नजर आ रहे थे। इसके बाद अगर इन चारों का कैप्चर रेशियो भी देखें तो वो आईसीआईसीआई का सबसे ज्यादा है, 1.31। देखो, जितना ज्यादा कैप्चर रेशियो हो उतना अच्छा रहता है। इसका मतलब है कि उस फंड ने लिए गए रिस्क के बदले ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। मतलब कि आईसीआईसीआई फंड ने इन चारों में से सबसे स्मार्ट परफॉर्मेंस दी है, जिसने कम रिस्क लेकर सबसे अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और इन चारों फंड्स के एसआईपी रिटर्न्स देखते हैं कि अगर आपने इन चारों में 10 साल के लिए हर महीने 10-10 हजार रुपए की एसआईपी की होती तो आपको कितने रिटर्न्स मिलते। देखो, 10 साल में आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट बनता 12,10,000 रुपए। XIRR देखे तो वो सबसे ज्यादा मिलता है एचडीएफसी में। एचडीएफसी फंड में आपके 12,10,000 रुपए 29,90,000 हो जाते, 17.18% XIRR के हिसाब से। इसके बाद आईसीआईसीआई और एडलविस के रिटर्न्स ऑलमोस्ट सिमिलर से ही हैं। आईसीआईसीआई के हैं 13.07% और एडलविस के हैं 13.5%। सबसे कम XIRR निप्पॉन इंडिया फंड का है, 12.76%। अब शुरू करते हैं इन सभी फंड्स का रिस्क एनालिसिस, क्योंकि एक अच्छा फंड वही होता है जो रिटर्न्स के साथ साथ अपने रिस्क को भी सही से मैनेज कर सके और अपने इन्वेस्टर्स को अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। हमारा फर्स्ट फैक्टर है अल्फा। अल्फा हमें ये बताता है कि एक फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितने एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिए। हायर द अल्फा बेटर द फंड इज। अब यहाँ पर एचडीएफसी का अल्फा सबसे ज्यादा है, 7.25, तो इसे मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर देती हूँ। नेक्स्ट फैक्टर है बीटा। बीटा हमें बताता है कि फंड मार्केट के कंपैरिजन में कितना रिएक्ट करता है।
बीटा की वैल्यू अगर 1 से कम है तो मतलब वो फंड मार्केट के कंपैरिजन में कम रिएक्ट करता है और कम रिस्की है। बीटा की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो मतलब है कि फंड मार्केट के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्ट करता है और ज्यादा रिस्की है। और अगर बीटा की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है कि वो फंड मार्केट के बराबर ही रिएक्ट करता है। अब अगर हम अपनी इस लिस्ट में देखें तो सबसे कम बीटा है आईसीआईसीआई का 0.59। इसका मतलब है कि ये फंड इन चारों में सबसे कम वॉलेटाइल है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे ग्रीन मार्क कर रही हूँ। और सबसे ज्यादा बीटा है एचडीएफसी का, ये फंड इन चारों में सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है, तो इसे मैं रेड मार्क कर रही हूँ। नेक्स्ट फैक्टर है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि एक फंड के रिटर्न्स उसके एवरेज रिटर्न से कितना ऊपर या नीचे जा सकते हैं। जैसे अगर किसी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है और उसके एवरेज रिटर्न्स 15% है, तो इसका मतलब है उस फंड के मैक्सिमम रिटर्न्स 15 + 10 एंड मिनिमम रिटर्न्स 15 - 10 तक जा सकते हैं। तो हम उस फंड को प्रेफर करेंगे जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम हो। यहाँ पर सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन आईसीआईसीआई का है 4.67। इसका मतलब है कि ये फंड इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए इसे मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। इसके अलावा एचडीएफसी का स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा है 7.96 है। ये फंड इन चारों में सबसे ज्यादा वोलेटाइल है, तो इसे मैं यहाँ पर रेड मार्क कर देती हूँ। अब अगर हम ओवरऑल इस रिस्क एनालिसिस का सम अप करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड सबसे ज्यादा स्टेबल और लो रिस्क वाला है, जो कम रिस्क में अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, जबकि एचडीएफसी सबसे ज्यादा रिस्की लग रहा है। अब आता है हमारा मेन पॉइंट कि इन चारों फंड्स में से कौन सा फंड सबसे अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो देखो, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करने का हमारा मेन मोटिव ये होता है कि हम अपने पोर्टफोलियो में रिस्क को बैलेंस करना चाहते हैं और डाउन मार्केट्स में लॉस होने से बचाना चाहते हैं। तो उस हिसाब से इन चारों में से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड सबसे ज्यादा स्टेबल और प्रेडिक्टेबल लग रहा है, जो कम रिस्क लेकर अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। तो यही है हमारा बेस्ट फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने मार्केट में अवेलेबल टोटल 36 बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स का बिल्कुल डिटेल में डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पर एनालिसिस किया और एंड में बेस्ट फंड सेलेक्ट किया। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं ये भी बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।